हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात के 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित। तब मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करें और क्लास को बीच में छोड़ के बिल्कुल न जाएं। क्लास में आपको ऐसे ऐसे कंटेंट एक्सप्रेस की क्लास के साथ आपको मिलते हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करें और क्लास को सभी बच्चे शेयर जरूर कर दें। क्लास को सभी स्टूडेंट इसको शेयर करें और देखिए आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आपके लिए खेल पर होंगे, तो क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे आप। तब मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, इसमें पहला क्वेश्चन आया आपके लिए, ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत। तो मैंने चलो यहाँ पर लिख दिया खेल, तो खेल में यहाँ पर मैंने लिख दिया ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से है, तो कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। यूनान से। कहाँ से? यूनान। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान से है। और पहली बार जब ओलंपिक खेल खेले गए तो कब खेले गए? 776 ईसा पूर्व। लेकिन उसके बाद इनको बंद कर दिया गया। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मेरे पैचा आपको लगाना है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कौन सी सन से है। इसमें एक क्वेश्चन और आपको दिया जा रहा है, लिखिए आप, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सन से है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई है वो कौन सी सन से हुई है और कहां से हुई है? 1896। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है 1896। और कहां से मेरे प्यारे बच्चों? एथेंस। कहां से? एथेंस से शुरुआत हुई है। एथेंस। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करें या आप इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहोगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट आपको दिखाई देंगे और एक एक क्वेश्चन आपको डिक्टो एग्जाम में मिलेगा। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लिखिए आप, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बनाई गई? क्वेश्चन है आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिख सकते हो आप, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कौन सी सन में हुआ है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप तो इस समिति का गठन का सन बताओगे और इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बताओगे। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिख सकते हो आप मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मैंने आपसे पूछा है। यहाँ पर हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, समिति का गठन कब हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कौन सी सन में हुआ है? 1894। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों 1894। और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेड क्वार्टर है वो लुसाने में है। और लुसाने कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लुसाने कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में लुसाने पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और भी इसके अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने आएंगे। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चे गलत करके चले आते हैं। और चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को शॉर्ट में बोलते हैं आईओसी। क्या बोलते हैं? आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा दिया है और सही क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में सही आंसर लगाया है, थॉमस बाक।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाख हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और जर्मनी की राजधानी, अगर आपसे कोई जर्मनी की राजधानी पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ पर है? बर्लिन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष, वो आपने क्वेश्चन में लिखा वर्तमान अध्यक्ष, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ था? तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? डिमिट्रियास मेरे प्यारे डिमिट्रियास, इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो मेरे प्यारे लिखिए आप इसमें एक क्वेश्चन और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला ओलंपिक समिति मेंबर कौन बनी है? कितना रिकॉर्डेड क्वेश्चन आपके सामने, और करंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड क्वेश्चन है। लिखिए आप, क्वेश्चन मैंने आपको दिया पहली भारतीय महिला आईओसी मेंबर किसको बनाया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें। पहली भारतीय महिला आईओसी सदस्य मेंबर कौन बनी है, और जो 70 वर्ष तक की उम्र तक इसकी मेंबर बनी रहेंगी तो उनका नाम अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हो आप। पहली भारतीय महिला आईओसी मेंबर नीता अंबानी। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। नीता अंबानी पहली भारतीय महिला आईओसी मेंबर बनाई गई हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत रिकॉर्डेड क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, ऐसे अनटच क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखोगे आप यहाँ पर, भारतीय ओलंपिक संघ कब बनाया गया? क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लगाइए। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ का आपसे गठन पूछा जा रहा है, तो गठन का मेरे प्यारे बच्चों सन बताओगे। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं और क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़ कर ना जाएं। अगर आप क्लास के साथ बने रहोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मेरे प्यारे बच्चों मिलने वाला है। अगर क्लास के साथ लास्ट तक नहीं बने रहोगे, क्लास को देखोगे छोड़ के आप चले जाओगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप अगर एक नंबर से भी आप फेल होते हो तो एक साल आपकी बर्बाद होती है। एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, एक क्वेश्चन की इतनी बड़ी वैल्यू होती है, एक नंबर से कई लाख बच्चे बाहर हो जाते हैं, मेरे कई हजार लाखों में बच्चे बाहर हो जाते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे बताइए भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कौन सी सन में हुआ है? तो मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाइए आप स्पीड के साथ। 1927। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, इसको आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और एक अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए आप, क्वेश्चन है आपके लिए मेरे प्यारे, लिखिए आप ओलंपिक जो ध्वज है, लिखिए आप ओलंपिक ध्वज। ये जो आपका ओलंपिक ध्वज है क्या है? तो इसके बारे में भी हमें, इसके इतिहास के बारे में भी हमें को पढ़ना है। ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया? क्या ओलंपिक एक ध्वज है? तो कौन सा? सिल्की कपड़े का बना एक ध्वज। लिखिए आप सिल्की कपड़े का, ये जो ओलंपिक ध्वज होता है ये सिल्की, लिखिए आप मेरे पास सिल्की कपड़े का बना ध्वज है, जिसमें कितने चक्र हैं? जिसमें एक रंगीन चक्र है, जिसके बीच में एक रंगीन चक्र है। और इस ध्वज में ये जो रंगीन चक्र है, इसमें कितने चक्र, कितने रिंग बने हुए हैं? 5 चक्र इसके अंदर बने हुए हैं। लिखिए आप सिल्की कपड़े का बना ध्वज, जिसमें एक रंगीन चक्र है, और इस रंगीन चक्र में, ये जो रंगीन चक्र है ये कितने महाद्वीपों को दर्शाता है?
तब मेरे प्याचो अगर कभी आपसे पूछा जाए ओलंपिक खेलों में जो चक्र होते हैं ऐसे एक दूसरे से मिले होते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितने छल्ले होते हैं? 1 2 3 4 5। तो ऐसे 5 छल्ले होते हैं। और ये जो रंगीन चक्र होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तब मेरे प्याचो लिखिए आप 5 महाद्वीपों को ये रंगीन चक्र दर्शाता है। लिख सकते हैं आप 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करने के लिए इसमें ये 5 चक्र लिए गए हैं। और ये 5 चक्र इसलिए क्योंकि 5 महाद्वीपों की एकता के लिए, यूनिटी के लिए इस चक्र का यूज यहाँ पर किया गया है। तो इसमें 5 छल्ले होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? 5 छल्ले होते हैं। और ये 5 जो छल्ले होते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 5 महाद्वीपों को करते हैं मेरे प्यारे। देखिए आप इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। और इस चक्र को बनाने का श्रेय भी किसको जाता है? लिखिए आप ये जो आपका ओलंपिक ध्वज है, ओलंपिक ध्वज एक क्वेश्चन और आपको यहां मैं देता हूं। देखिए आप ओलंपिक ध्वज का श्रेय, ओलंपिक ध्वज का श्रेय किसको जाता है? इसके सृजन का श्रेय, इसको बनाने का, इसका डिजाइन करने का श्रेय किसको गया है? तब मेरे प्याचो उस व्यक्ति का नाम क्या है? बेरोन पियरे। ओलंपिक ध्वज का श्रेय, इसको बनाने का, डिजाइन करने का श्रेय बेरोन पियरे को जाता है। इस व्यक्ति को जाता है बेरोन पियरे। लिखिए आप मेरे प्यारे बेरोन पियरे को इसका श्रेय जाता है। और इस ध्वज को पहली बार ओलंपिक के इस रंगीन चक्र को पहली बार कब फहराया गया? तब मेरे प्यारे पहली बार ध्वज को कब फहराया गया? कभी आपसे पूछा है कि पहली बार ओलंपिक ध्वज को कब फहराया गया। अगर आपसे इसका सन पूछा जाए तब मेरे प्यारे आपका सही आंसर आएगा 1920। आपका सही आंसर आएगा ओलंपिक ध्वज, जिसमें एक रंगीन चक्र 5 छल्ले जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं उनके प्रतीक के लिए। तो ये पहली बार कब अपना फहराया गया? 1920 में फहराया गया। और ये कहां पर? एंटवर्प ओलंपिक में। कहां पर अगर पूछा जाए कौन से ओलंपिक में? लिखिए आप एंटवर्प ओलंपिक में इसको पहली बार यानी फहराया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट कंटेंट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब इसमें जो 5 चक्र हैं, 5 जो छल्ले हैं, तो ये किस किस को इंडिकेट करते हैं? तो इसमें जो 5 कलर भी इसमें होते हैं। तो मेरे प्यारे लिख सकते हो आप, जैसे मैंने आपसे पहले पूछ लिया, इसमें जो नीला चक्र है, इसमें जो नीला चक्र है ये कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है? तो मेरे प्यारे लिखोगे आप यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है नीला चक्र। एक और लिखोगे। इसके बाद पीला चक्र कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? पीला चक्र किसको करता है? अपने कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर लगा सकते हो। आप मैंने यहाँ पर नीला आपको बता दिया है, पीला आप बोलोगे। काला चक्र किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काला रंगीन जो चक्र जो छल्ला है वो किसको रिप्रेजेंट इसमें करता है? और आपका लाल किसको करता है? और हरा किसको करता है? एक लाल चक्र है, एक आपका हरा चक्र है। तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आप इन 4 का आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने ओलंपिक के इतिहास को पढ़ रखा है तो आप इनका आंसर लगा सकते हो। आप अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो आप, तब मेरे प्यारे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आज के बाद आप ये भी नहीं भूल पाओगे। क्लियर? लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ नीला चक्र किसको प्रदर्शित करता है? यूरोप महाद्वीप को। पीला चक्र किसको करता है? एशिया महाद्वीप को। पीला चक्र किसको करता है? एशिया महाद्वीप को। काला चक्र किसको प्रदर्शित करता है? अफ्रीका महाद्वीप। लाल चक्र किसको प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे? लाल चक्र आपका उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका दोनों को इसमें काउंट किया गया है। एक आपका रह गया हरा चक्र। तब मेरे प्यारे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसको स्क्रीनशॉट करें। ये अच्छा कंटेंट, एक नया कंटेंट मैंने आपको दिया। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए हैं जो अनटच क्वेश्चन रहते हैं, क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें। एक एक क्वेश्चन की आपके लिए वैल्यू है। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर जिन पर आपकी नजरें नहीं जा पा रही हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जिन पर आपकी नजरें नहीं जा पा रही हैं। आपको इनको पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सप्रेस की क्लास में मैं लेकर आता हूं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं इस क्लास को आप लास्ट तक वॉच करते रहें। ये आपके क्लास
विविध एक्सप्रेस की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। इस क्लास को तो बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें और इसको लास्ट तक इस क्लास के साथ बने रहें। नोट करें आप इसे। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक पॉइंट आपके सामने अच्छे तरीके से लिख लें, आज ही इसको साथ के साथ याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से है? क्वेश्चन है, वही खेल का क्वेश्चन है, आप खेल लिख सकते हैं। आप खेल में राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से है? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। तब मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एक तो ये क्वेश्चन है कि आपकी मेमोरी साथ के साथ बढ़ रही है, क्लास को आप वॉच कर रहे हो, आप एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रख दिया। ये तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये ऐसे क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे हैं, या ऐसे हैं जिनके ये क्वेश्चन याद है वो भूल नहीं पाएंगे, उनका रिवाइज हो रहा है। तो मेरे प्यारे बताइए आप, कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत कौन सी सन से है और कहां से है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत 1930 से है और कहां से? हैमिल्टन से है। तो मेरे प्यारे बताइए आप, हैमिल्टन कहां पड़ता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि हैमिल्टन जो शहर है ये कौन सी कंट्री का शहर है? तो मेरे प्यारे लगाइए आप, कनाडा। ये कनाडा कंट्री है, कनाडा कंट्री में पड़ता है। कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट कंट्री है? कनाडा नॉर्थ अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका। कनाडा कौन से महाद्वीप का देश? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश। कनाडा की राजधानी आपसे पूछी जाए तो मेरे प्यारे आप क्या बताओगे? ओटावा। ओटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कभी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? कनाडा। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कनाडा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आबादी में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा? यूएसए। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का आबादी में पूछा जाए तो यूएसए, क्षेत्रफल में पूछा जाए तो कनाडा। तो मेरे प्यारे लिखिए आप, एक क्वेश्चन और यहां पर मैं आपको दूंगा। 49वीं समांतर रेखा 49, 49वीं समांतर रेखा कौन से दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है? मेरे प्यारे ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। 49वीं समांतर रेखा 49, 49वीं समांतर रेखा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा और कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया है, उन मेरे प्यारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से है, उनका ये रिवाइज हो रहा है। और जो मेरे प्यारे बच्चे पहली बार इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, इस पॉइंट को पहली बार वॉच कर रहे हैं, वो अपने रजिस्टर में अच्छे से कंटेंट को नोट कर लें, उनके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा कौन से दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है? तो मेरे प्यारे लगा दो आप, यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन से डिटरमिनेशन होता है? तो 49वीं समांतर रेखा से। 49, 49वीं समांतर रेखा से। चलिए आप वापस अपने उसी कंटेंट पर आइए। आप कॉमनवेल्थ आपका टॉपिक चल रहा है। कॉमनवेल्थ का जो गठन हुआ है 1930 में हुआ है और कहां से हुआ है? कनाडा के हैमिल्टन से हुआ है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ कुल देश कितने हैं? राष्ट्रमंडल में कुल देश मेरे बच्चों कितने हैं? राष्ट्रमंडल में देश, अगर राष्ट्रमंडल में देशों की संख्या पूछे तो मेरे बच्चों क्या लगाओगे? 52 देशों की संख्या है। कॉमनवेल्थ में कितने देश आते हैं? 52 देश आते हैं। और मेरे बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा यहाँ पर, एशियाई खेलों की शुरुआत कब से हुई है? लगाइए आप, एशियाई खेलों की शुरुआत। क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाई खेलों की शुरुआत कौन सी सन से है? दिल्ली पुलिस का आप एग्जाम दोगे तो दिल्ली पुलिस के लिए आप दम भर रहे हो आप, तो मेरे प्यारे बताइए आप, एशियाई खेलों की शुरुआत कौन सी सन से हुई है और कहां से हुई है? एशियाई खेलों की शुरुआत कौन सी सन से हुई है और कहां से हुई है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आंसर लगाएं, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। बहुत मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लगा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगा पाते हैं और बिल्कुल सही सटीक आंसर लगाया है। कुछ मेरे प्यारे क्वेश्चन का आंसर गलत भी लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गलती कीजिए, लेकिन गलती से भी एक सीख मिलती है। तो लगाइए आप, एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 1951 और मेरे प्यारे कहां से? नई दिल्ली से।
एशियाई खेलों की शुरुआत कहां से हुई है? नई दिल्ली से। और सन पूछे तो मेरे प्यारे क्या बताओगे? 1951। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन और देखिए, आप क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। तो चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्लास को बीच में छोड़ के ना जाएं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, उन चारों क्वेश्चनों का आंसर आपको लगाना है। देखिए आप 4 क्वेश्चन आपके सामने कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब से है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब से है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ, आपको इसका सन बताना है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का मैंने आपको करंट का क्वेश्चन लिखवा दिया है। अब के 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 5 खिलाड़ियों को दिया गया। और अब के जितने भी राष्ट्रीय खेलों के जो अवार्ड हैं, तो राष्ट्रीय खेलों में सबसे बड़ा खेल जगत अवार्ड भी कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सबसे बड़ा खेल अवार्ड कौन सा है? अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल में, खेल जगत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए, करंट का क्वेश्चन है कि यानी कि खेल अवार्डों में, राष्ट्रीय खेलों में जो धनराशि है वो कितने गुना बढ़ा दी गई है, अगर गुना का पूछे तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगा देना, राष्ट्रीय खेलों में अवार्ड की जो धनराशि है वो 3 गुना बढ़ाई गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 2020 से पहले 7.5 लाख रुपए की धनराशि मिलती थी, अब इसकी धनराशि कितनी हो गई है? 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जा रही है? 25 लाख। मेरे पैचो 25 लाख। सिर्फ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कौन सी सन से है, तो मेरे पैचो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत भी कब से है? द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से है? आपको सिर्फ सन बताना है। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से है? एक है ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब से है? ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत भी मेरे बच्चों कब से है? लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब से है? और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से है? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। और आप वर्तमान में इनकी धनराशि भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों विविध एक्सप्रेस की क्लास में और करंट की क्लास में मैंने आपको इनकी धनराशियां लिखवा दी हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड में 2 श्रेणी है, एक आपकी नियमित श्रेणी है और एक इसमें एक नियमित श्रेणी है, एक इसमें 2 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। एक श्रेणी में 10 लाख, एक श्रेणी में 15 लाख। ध्यानचंद अवार्ड में 15 लाख, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख। तो सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आया कि द्रोणाचार्य अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ है और ध्यानचंद अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ है। द्रोणाचार्य की बात करोगे आप, अर्जुन अवार्ड की बात करोगे आप, द्रोणाचार्य की लिखोगे आप तो 1985 1985। तो लिखिए आप मेरे पैचो, आप बहुत मेरे पैचों ने सही आंसर लगा दिया है अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। कुछ मेरे पैचे गलत भी कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 से है और ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत सन 2002 से है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 से स्टार्ट हुआ है। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत मेरे पैचों कब से है? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 से है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? यानी प्रशिक्षक को मिलता है, कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को मिलता है मेरे पैचों ये अवार्ड। इसमें लाइफ टाइम अवार्ड और नियमित अवार्ड है। जो नियमित अवार्ड है उसमें 10 लाख की धनराशि है और जिसमें लाइफ टाइम अवार्ड है उसमें 15 लाख की धनराशि दी जाती है। तो मेरे प्याचो इनमें से आपसे क्वेश्चन फिक्स का भी पूछा जाएगा। और करंट 2020 में जो भी जिन को ये अवार्ड दिए गए, कितने कितने खिलाड़ियों को दिए गए, वो क्वेश्चन आपसे आना आपके लिए लाजमी है। तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय खेल अवार्ड पर दिल्ली पुलिस में 100% आपके लिए क्वेश्चन आएगा। एक भी आ सकता है क्वेश्चन, आपके लिए 2 भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है। या तो करंट का क्वेश्चन कोई खेल अवार्ड आपसे पूछा जाएगा, या फिक्स पूछ ले तो फिक्स ये कब से स्टार्ट हुए ये आपसे पूछ सकता है, या धनराशि आपसे पूछ सकता है। किसी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप
मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है एग्जाम में। तब मेरे प्यारे जब भी मैं आपके सामने एक्सप्रेस की क्लास लेकर आता हूं, तब मेरे प्यारे बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्लास लेकर आता हूं। कोई भी टॉपिक जब भी मैं एक्सप्रेस में मैंने आपको पढ़ाया है, तब मेरे प्यारे लगभग मेरी जो अब सेंचुरी की तरफ वीडियो जा रही हैं, विद एक्सप्रेस की 100 वीडियो के आसपास मेरी पहुंचने वाली है। एक आइए तो ये सेंचुरी में हो जाएगी, ये इससे अगली वाली शायद इससे नेक्स्ट वाली 100 एक्सप्रेस वीडियो में आपके पास पहुंच चुकी हैं। और 100 एक्सप्रेस वीडियो समझ रहे हो आप मेरे प्याचो, उनमें कितना कंटेंट मैंने आपको दिया है। मेरे प्याचो इस भारतवर्ष के अंदर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कितना छोटा एग्जाम हो, विविध एक्सप्रेस की क्लास जो मैंने आपको दी है, 100 क्लास जो मैंने आपके लिए डाली हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है। अगर आपने इन क्लासों को अच्छे से वॉच किया है, आपने क्लासों को बराबर आप क्लासों में बने रहे हो आप, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आप कितना भी बड़ा एग्जाम देना, कितना भी छोटा एग्जाम देना, आपको कोई माइंड डाइवर्ट आपका नहीं कर सकता, आपको कोई बहका नहीं सकता। अगर आपने लगातार इन क्लासों को वॉच किया है, तो एक एक कंटेंट मैंने आपको दिया है। एक और आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, अब तक तो एक्सप्रेस की क्लास मैंने आपको कंटेंट या कहीं प्रॉपर इस तरह से प्रैक्टिस के तौर पर डाली है। ये क्लास तो मेरी आपके लिए बराबर आती रहेगी। तब मेरे प्याचों की बहुत बच्चों की एक कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी क्लास को आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट कराकर चलाइए। तब मेरे प्याचों जीएस का एक टॉपिक प्रॉपर भी आपको यूट्यूब पर दिखाई देगा मेरा। अगर मैं आपको इतिहास लेकर चलूंगा तो कंप्लीट इतिहास आपको यूट्यूब पर आपको फ्री दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरा एक्सप्रेस नहीं, वो बहुत स्लो क्लास चलेगी और उसमें पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा। यूट्यूब पर अगर क्लास आपको मैं यूट्यूब पर इतिहास पढ़ाऊं या ज्योग्राफी पढ़ाऊं, तो पूरे अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा, बीच में टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस की क्लास में आपसे वादा किया था जितना मैं आपको करा दूंगा एक्सप्रेस की क्लास में। आप चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर देना, या एनटीपीसी का एग्जाम देना, या जेल वार्डर का आप एग्जाम देना, जो भी आप सिविल का भी कोई एग्जाम दोगे, तब मेरे प्यारे बच्चों इस एक्सप्रेस की क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब मैं आपको एक प्रॉपर कंटेंट टॉपिक की तरफ लेकर जाऊंगा, एक टॉपिक उठाऊंगा और उसका टाइम अलग होगा, उसको भी आप अच्छे से वॉच कर सकते हो आप। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल की तरफ हम चलते हैं। राष्ट्रीय खेल, तब मेरे प्याचो मैंने यहां पर लिख दिया यूएसए। तब मेरे प्याचो यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, ये कैसे विविध के क्वेश्चन है जिन्हें आप कहीं से भी आप कर सकते हो आप। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेसिकल क्वेश्चन होते हैं। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं, तब मेरे प्याचो इनको सही करने वाले बहुत बैठे हुए हैं। आपका ऐसा मेरे प्यारे किसी बच्चे का ये ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ यूएसए लिखा कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, तब मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाकर क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है। और मुझे जब आप कमेंट्स में अपना आंसर लगा रहे हो आप, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि आप क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से लगा पा रहे हो। आप बेसबॉल, तब मेरे प्यारे लिखिए आप बेसबॉल। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पेन का यानी कि स्पेन जो कनाडा का लिख दीजिए आप, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल मेरे प्यारे बच्चों क्या है? आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है, आइस हॉकी। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप नोट करें। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का भी क्या है? हॉकी है। और रसिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो लगाओ मेरे प्याचो कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। सारे क्वेश्चन मुझे ही नहीं करने, एक आध क्वेश्चन आप भी आंसर लगा सकते हो आप। मैंने आपको क्वेश्चन दिया रसिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो लगाइए आप। एक दूसरे का फेस नहीं देखना है, अपना आंसर लगाना है। दूसरे का वेट नहीं करना है कि वो आंसर लगाएगा, उसके पीछे हम भी भेड़ चाल की तरफ आंसर लगा देंगे। तो मेरे प्याचो लगाइए आप, रसिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत मेरे प्याचो कमेंट बॉक्स में वेट कर रहे हैं कि सर लगाएं, सर बताएं, तभी हम बताएं। बैंडी। रसिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैंडी है। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और अपने क्वेश्चन का सही आंसर लगा पा रहे हैं। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्याचो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्याचो, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। और चलिए आपने चाइना का भी बताया, रसिया का भी बताया। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्याचो लिखिए आप नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? लगाइए कमेंट बॉक्स में। आप ये बोलोगे कि आज तो एक्सप्रेस की क्लास में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हमको दिए और हमने सभी क्वेश्चनों का आंसर लगा दिया है। तब मेरे प्याचो छोटे क्वेश्चन नहीं है, कोई भी छोटा क्वेश्चन नहीं है,
कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके याद है तो छोटा है, याद नहीं है तो क्वेश्चन आपके लिए शेर हो जाता है, और जब गलत होता है तो बहुत पछतावा होता है। अंतिम चयन में अगर आप ऐसे छोटे बेसिकल क्वेश्चन को गलत होकर 1 नंबर से आप फेल हो जाते हो आप, तो फिर याद करते हो कि अगर मेरा वो क्वेश्चन ठीक हो जाता, अगर मैं अपने सब्जेक्ट का बेस बना लेता, तब मेरी परीक्षा फेल नहीं होती, आज मैं भी उसके साथ ही ऑफिस में होता। तब मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकल पॉइंट, हर सब्जेक्ट के जो बेसिकल पॉइंट होते हैं वो सभी मेरे प्यारे बच्चों के सबसे पहले तैयार होने चाहिए, क्योंकि जहां 50 नंबर की जीएस लगी होती है तो वहां पर 15-20 नंबर का, 20 से 25 नंबर का जो रोल होता है वो बेसिकल क्वेश्चन का ही होता है। जब आपका बेस ही अच्छा नहीं है और बेसिकल क्वेश्चन आपने 25 में से 15 गलत कर दिए या 10-12 भी गलत कर दिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप फाइट से 7 के साथ बाहर हो जाओगे। जब कोई टेक्निकल क्वेश्चन आता है वो सभी के लिए हार्ड होता है, और जब बेसिकल क्वेश्चन आता है तो वो मेरे प्यारे सभी के लिए हार्ड नहीं होता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो सही करने वाले बहुत बैठे हुए हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल बताइए आप। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? लगा सकते हो आप। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट का जनक भी कौन सा देश कहलाता है? क्रिकेट का जनक भी कौन सा देश कहलाता है? इंग्लैंड कहलाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश। लगाइए, आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर सही लगा पा रहे हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? मेरे बच्चों क्या लगाओगे आप? कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। और ब्राजील का क्या है? फुटबॉल है। ब्राजील भी लगा सकते हो आप। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। भारत की सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश से लगी हुई है? तो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगी हुई है? और किलोमीटर भी मैं आपको बता देता हूं, 4096 किलोमीटर भारत कौन से देश से टच है? बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरे पेचो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, और क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़कर न जाएं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके सामने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तब मेरे प्यारे बच्चों जिन क्वेश्चनों को आप अनटच में छोड़ कर चल रहे हो आप, तब मेरे बच्चों वो आपको सीधे डिक्टो मिल जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। एक्सप्रेस की क्लास को आप लास्ट तक वॉच करते रहें। चलिए आप इसको नोट करें पहले। चलिए आप मेरे प्यारे बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, आप बिल्कुल देखो क्वेश्चन में लिखूंगा और शायद बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और बिल्कुल समाधि लेकर बैठे हैं कि सर जी क्वेश्चन लिखिए, हम आंसर बताएंगे। लिखिए आप, प्रथम परमाणु रिएक्टर मेरे प्यारे कौन सा है? प्रथम परमाणु रिएक्टर। कितना बेसिकल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पर टाइपिंग कर रहे हैं और बिल्कुल क्लास के साथ बने रहते हैं और क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं। मुझे अपने उन प्यारे बच्चों पर बहुत गर्व है जो रात में अगर क्लास 9:30 से भी ऊपर चली जाती है तो क्लास के साथ बने रहते हैं, धैर्य बनाकर रखते हैं। बिल्कुल उनके अंदर त्याग की भावना इतनी जबरदस्त है, उन्हें कुछ करना है तो उन्होंने अपनी बुकों से लगाव कर लिया है। एक दिन उनको बहुत बड़े वो मुकाम पर वो पहुंच सकते हैं और क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो कमेंट बॉक्स में मेरे प्याचों ने लगा दिया है अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? उसका नाम क्या है मेरे प्याचों? अप्सरा है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, लिखिए आप, प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? प्रथम परमाणु पनडुब्बी मेरे प्याचों कौन सी है? प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? पनडुब्बी बोलते हैं सबमरीन। तो मेरे प्यारे प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल सही लगाएं क्वेश्चन का आंसर। बहुत मेरे पैचे से क्वेश्चन पे थोड़ा अटक रहे हैं, थोड़ा उनको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, ये अनटच क्वेश्चन है, आपका ध्यान इनकी तरफ जाता नहीं है, आप घबराए नहीं, मेरा ध्यान इनका पर बिल्कुल पूरा है। टेक्निकल पॉइंट पर भी, बेसिकल पॉइंट पर भी क्लास के साथ लास्ट तक बने रहोगे, एक्सप्रेस की क्लास का इंतजार करते रहोगे, तो मेरे पैचे आपको कहीं कोई रोक नहीं सकता। INC चक्र लिखिए आप, INC चक्र, INC
चक्र। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां दूंगा, प्रथम पनडुब्बी। मैंने आपको क्वेश्चन दिया प्रथम पनडुब्बी कौन सी है, प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें प्रथम सबमरीन कौन सी है, प्रथम पनडुब्बी का नाम आपको बताना है। इसमें आया था परमाणु पनडुब्बी, उसमें परमाणु वर्ड नहीं है। प्रथम पनडुब्बी सबमरीन कौन सी है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिख सकते हो आप। आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी लिखिए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ। आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी। मेरे लिखने से पहले ही बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड की और क्वेश्चन का आंसर सही लगा दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन का आंसर लगाते हो आप और क्लास के साथ लास्ट तक बने रहते हो आप, बहुत ही प्यारे बच्चे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विमान वाहक पोत भारत में कौन सा है, प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लिखिए आप प्रथम विमान वाहक पोत, कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको दिया। प्रथम विमान वाहक पोत, ये एक्सप्रेस क्लास है, एक्सप्रेस के हिसाब से ये क्लास चलती है। और अभी मैंने आपको एक गुड न्यूज दी कि मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट का एक कंटेंट भी लेकर आऊंगा, तो उस पर स्पेशल चर्चा होगी और बहुत अच्छे से चर्चा होगी। अच्छे कंटेंट आपको बहुत स्लोली आपको बताए जाएंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, धैर्य बनाकर रखें। प्रथम विमान वाहक पोत कौन है, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत मेरे पैचो, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन लिखा प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है, प्रथम आणविक केंद्र आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा, प्रथम आणविक मॉलिक्यूलर सेंटर। आणविक केंद्र कहां पर है, कौन सा है, तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब मैं प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर, तारापुर मेरे प्यारे, तारापुर। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए आप प्रथम समाचार पत्र, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। और जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बढ़ गई है और एक भी बेसिकल क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों का गलत नहीं होगा। प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र। तब मेरे प्यारे क्लास के साथ लास्ट तक बने रहोगे तो ज्यादा बेटर है। हमेशा जो पढ़ाई होती है, जो बच्चे स्टडी करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टडी करने के लिए अपने अंदर एक शालीनता भी होनी चाहिए। बहुत बच्चे एक एटीट्यूड में भी रहते हैं और शालीनता में रह के तैयारी नहीं कर पाते हैं और परीक्षाओं को फेल कर जाते हैं और अपने आप को बहुत सरपरी मानकर परीक्षा फेल हो जाती है, बड़ा पछतावा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जितने बच्चे एक शालीनता में रह के मेहनत करते हैं, अब ये नहीं कि एक बच्चे का IQ ज्यादा है एक का कम है, जिस मेरे किसी प्यारे बच्चे का IQ कम है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक पॉइंट को अगर आप याद कर रहे हो आप तो आप उसको 10 बार पढ़िए। आप अगर याद नहीं हो तो 15 बार पढ़िए, आप उसको रिवाइज करो आप बार बार, आपके भी याद होगा, 100% याद होगा। IQ का कोई लेवल नहीं है, IQ का लेवल आप बढ़ा सकते हो। आप अपनी प्रैक्टिस से अपने IQ के लेवल को बढ़ा सकते हो आप। मोर प्रैक्टिस मोर गेम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दिशा के इस प्लेटफॉर्म पर विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ, मेरी इन क्लासों के साथ आप जुटे हुए हो, अभी तो मैं आपको अभी मैंने किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे कंटेंट के साथ यूट्यूब पर अभी आपके लिए लेकर नहीं आया। अब आपके लिए गुड न्यूज है, एक एक सब्जेक्ट यूट्यूब पर आपको फ्री क्लास दी जाएंगी। एक एक कंटेंट पर बहुत डीपली चर्चा होगी, बहुत स्लो, बहुत धीमे तरीका से चर्चा होगी। आप अच्छे से नोट्स यूट्यूब से भी बना सकते हैं। आप मेरे पैचो यूट्यूबर की तरह मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा। देखिए आप प्रथम समाचार पत्र कभी आपसे पूछा जाए तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा। हमारा भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट, बंगाल गजट। तब मेरे प्यारे इसका राइटर कौन है, बंगाल गजट किसने लिखा है, लगाइए आप। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बेसिकल क्वेश्चन, जेम्स हिक्की द्वारा, जेम्स हिक्की द्वारा। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, और भी बेसिकल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे तो अभी हंसेंगे कि सर जी इतना भी आसान क्वेश्चन पूछ लेते हो आप, ऐसे क्वेश्चन तो आपने हमको जन कितनी बार पढ़ा दिए। और जैसे ही आप क्वेश्चन बोलोगे तुरंत ही उसका आंसर आएगा। तो लिखिए प्रथम विश्वविद्यालय, कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। प्रथम विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय मेरे प्यारे कौन सा है? कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो प्रथम विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बन गया था, नाम था नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता है मेरे प्याचो, अब आपको अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना है, क्योंकि मुझे आपसे अपेक्षाएं हैं आप उस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला राजा कौन था? लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, करिए आप टाइपिंग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त ने की है। बहुत मेरे प्याचो ने अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाया है और क्वेश्चन का सही आंसर लगाया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त। इसके बाद कौन सा विश्वविद्यालय आया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन थे? पाल वंश के धर्मपाल थे, जिन्हें उत्तरापद का स्वामी भी बोला गया है, जिन्हें उत्तरापद का स्वामी भी कहा जाता है। पाल वंश के जो राजा थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे। कहां से? बंगाल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों वंशों में झगड़ा रहा है। कहां की गद्दी को लेकर झगड़ा रहा है? तो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हो आप। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इन तीन वंशों में झगड़ा रहा है कई सौ वर्षों तक। कहां की गद्दी के लिए संघर्ष रहा है? कन्नौज की गद्दी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। ये इतिहास का एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे प्यारे आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, एक अच्छे कंटेंट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए आप मेरे प्यारे नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखिए आप, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का गठन कब हुआ है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का गठन मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सन में हुआ है? कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं आंसर। जब भी मैंने आपसे पहले भी बोल दिया था कि विविध एक्सप्रेस की क्लास में ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं जो आप जिनको पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता या बुक से निकालने का टाइम नहीं होता, वो क्वेश्चन आपके लिए अनटच रह जाते हैं। और जब वहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आते हैं तो गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे आप अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का आपसे हेडक्वार्टर पूछता तो शायद आप बहुत जल्दी उसका आंसर लगा देते, लेकिन पूछा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का गठन कौन सी सन में हुआ, तो यहाँ मेरे बच्चों यहाँ मामला थोड़ा सा आउट हो रहा है। यहाँ पर बच्चे सोच रहे हैं कि कौन सा सन लगाएं, तो लगाइए आप 1924। और इंटरनेशनल हॉकी जो फेडरेशन है इसके हेडक्वार्टर की बात करोगे आप तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लुसाने में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में है। और लुसाने मेरे बच्चों कौन से देश में है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड कौन से महाद्वीप का देश है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। स्विट्जरलैंड कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप कंट्री है। एक अपना में लॉक्ड कंट्री है, एक वादी वाला देश है जिसके चारों तरफ समुद्र का पानी नहीं है। इसके चारों तरफ समुद्र का पानी नहीं है, एक लॉक्ड कंट्री है, एक वादियों से भरा देश है, एक सुंदर देश है। और इसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर है? बर्न है। और जेनेवा शहर, जेनेवा भी कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में है। और जेनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों के हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। कुछ पॉइंट मैं आपको ऑरली भी बताता हूं मेरे बच्चों, आप उनको सुनिए आप और नोट भी कर लीजिए आप। हॉकी का पहला विश्व कप कब कौन सी सन में हुआ? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, सन लगाइए स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में। हॉकी का पहला विश्व कप कौन सी सन में हुआ? लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। हॉकी का विश्व कप कौन सी सन में पहली बार हुआ? हॉकी का विश्व कप पहली बार कौन सी सन में हुआ? ओनली सन आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं हॉकी का पहला विश्व कप बताइए कौन सी सन में हुआ? तो बहुत मेरे प्यारे ने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा दिया है 1971 में हॉकी का पहला विश्व कप हुआ, बार्सिलोना में हुआ। और जीतने वाली टीम कौन सी? पाकिस्तान। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। अगर मैं आपसे पूछ लूं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा।
तो मैंने आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाकर नहीं पूछा, चलो बनाकर पूछता हूं। बताइए आप, मैंने आपसे पूछा फीफा का फुल नेम। मेरे पैचो फीफा आपने सुना है कई बार, तो मैंने आपसे यहां पर पूछ लिया फीफा का फुल नेम बताइए। फीफा का संबंध फुटबॉल से है, तो फीफा एक फुटबॉल फेडरेशन है, तो फीफा का फुल नेम क्या बनता है। कई बार एग्जाम में फीफा का फुल नेम पूछा गया है। जिन मेरे प्यारे बच्चों को फीफा का फुल नेम याद है अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं आप कि सर जी फीफा का नाम ये है। लगाइए आप, फेडरेशन इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन। आप इसको शॉर्ट करोगे तो ये फीफा ही कहलाएगा, एसोसिएशन। अब क्वेश्चन आपका यहाँ नहीं रुकता है, क्वेश्चन आगे बढ़ता है। क्वेश्चन ये है कि मेरे प्यारे बच्चों फीफा, ये जो आपका फीफा बनाया गया, ये फीफा कौन सी सन में बनाया गया। यानी फीफा का जो हेड क्वार्टर है, फीफा का हेड क्वार्टर कहां पर है, फीफा का मुख्यालय कहां पर है। फीफा का मुख्यालय मेरे पैच जूरिक में है, और जूरिक शहर भी कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जूरिक स्विट्जरलैंड। और 1904 तब मेरे पैचो लिखिया फुटबॉल का पहला विश्व कप कौन सी सन में हुआ, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, फुटबॉल का पहला विश्व कप कौन सी सन में स्टार्ट हुआ, यानी फुटबॉल का पहला विश्व कप। फुटबॉल लिखिए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ, फुटबॉल का पहला विश्व कप, फुटबॉल का पहला विश्व कप बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सन में हुआ, कौन से देश में हुआ, कौन से देश ने जीता, कौन सा देश हार गया। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, एक रिकॉर्ड क्वेश्चन है, एक फिक्स क्वेश्चन है मेरे प्याचो। कभी कभी हमारा ध्यान करंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है, जब करंट का खेल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है और एग्जामिनर को आप पेपर हार्ड करना है और थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, तो मेरे प्याचो उसका फिक्स क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें फिक्स जो क्वेश्चन रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और करंट में दोनों का बैलेंस बना के आगे बढ़ना है अगर परीक्षा को पास करना है। तो मैंने पूछा कि फुटबॉल का पहला विश्व कप कौन सी सन में हुआ, 1930 में हुआ। और मेरे पैचो कहां पर हुआ, उरुग्वे में हुआ। ये जो उरुग्वे पराग्वे आपने सुने होंगे, उरुग्वे पराग्वे कौन से महाद्वीप के देश हैं। उरुग्वे पराग्वे मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कंट्री हैं, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट कंट्री हैं। और यहाँ पर जीतने वाली टीम भी उरुग्वे है। तो जीतने वाली टीम कौन सी है, उरुग्वे है। और हारने वाली अर्जेंटीना है, हारने वाली कौन सी है, अर्जेंटीना। अब वही क्वेश्चन आपके सामने फिर दोहराया जा रहा है, अर्जेंटीना। ये जो अर्जेंटीना है ये भी कौन से महाद्वीप का देश है, अर्जेंटीना भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कंट्री है। और दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया मेरे प्याचो, आप क्वेश्चन को सुनिए। आप दिल्ली पुलिस ने क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, अर्जेंटीना। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आबादी में भी और क्षेत्रफल में भी नंबर 1 कौन सा है, ब्राजील है। और सेकंड नंबर अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। तब मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक पॉइंट आपके लिए नोट करें आप इसे। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ क्लास को लास्ट तक वॉच कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। अगर क्लास को बीच में छोड़ के जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक भी क्वेश्चन डिक्टो आपको मिल गया और आपने क्लास को मिस कर दिया और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो नंबर जिस नंबर से आप फेल हो रहे हैं आप, और वो इस एक्सप्रेस की क्लास में घुमाया गया है, आपसे पूछा गया है, बताया गया है, आपको समझाया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको फिर पछतावे के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लिखिए आप वॉलीबॉल संस्था का नाम क्या है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन
फेडरेशन, फेडरेशन का गठन कब हुआ? इसका गठन आपसे पूछा गया। तब मेरे प्यारे बच्चों इसके गठन के आप सन बता सकते हैं आप, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बच्चे के पास टाइम नहीं होता है, रियली में टाइम नहीं होता है, तो इसलिए एक्सप्रेस की क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आता हूं। तब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो गठन की बात करोगे तो 1947 है, और इसके हेडक्वार्टर की बात करोगे तो वही लुसाने आ जाएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड। तब मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन भी कहां पर है? एक क्वेश्चन और लिखिए आप, इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेबल टेनिस, इंटरनेशनल टेबल टेनिस का हेड क्वार्टर भी कहां पर है? इसका हेड क्वार्टर भी मेरे प्यारे कहां पर है? इसका हेड क्वार्टर भी लुसाने में है। इसका हेड क्वार्टर भी कहां पर है? लुसाने में है। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, आप इसको नोट कर लें पहले, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेड क्वार्टर कहां पर है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे। इसके बाद देखिए आप, बहुत ही एक अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे प्यारे क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़ के न जाएं। एक एक कंटेंट आपको एक्सप्रेस की क्लास में भी मिलेगा। अभी मैंने आपसे एक और मैंने आपसे डिक्लेरेशन की है कि मैं आपके सामने एक एक सब्जेक्ट, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट को बड़े अच्छे कंटेंट के साथ, प्रॉपर कंटेंट के साथ, लेसन वाइज आपके सामने यूट्यूब पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितने मेरे प्यारे बच्चे दूर दराज में बैठे हुए हैं, आप अपने उन जीएस के सारे टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लें। अपने सिविल के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, जो है फोर्स के लिए, वो जो मेरी क्लासेस होंगी, जो भी मैं एक सब्जेक्ट की क्लास का लेक्चर लेकर आऊंगा, आप इस भारतवर्ष के किसी भी बड़े आयोग या बोर्ड या किसी भी भर्ती परीक्षा में आप बैठोगे तो बड़े अच्छे कंटेंट के साथ आपको क्लासेस दी जाएंगी। एक एक पॉइंट आपको वहां डिक्टो दिया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठना तो मेरे पैचो हर परीक्षा आपकी पास होगी। यहां पर एक क्वेश्चन देख लो आप, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेड क्वार्टर कहां पर है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ जिन मेरे प्यारे बच्चे को इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेड क्वार्टर याद है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हैं। लगाइए और बताइए सर जी, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेड क्वार्टर यहाँ पर है। बहुत मेरे बच्चे इस पर टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं और कुछ टाइपिंग कर पा रहे हैं, कम टाइपिंग। कुआलालंपुर लिखिए आप, कुआलालंपुर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुआलालंपुर कौन से देश की राजधानी है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया कौन से महाद्वीप का देश है? मलेशिया एशिया महाद्वीप का देश है। और इंटरनेशनल बैडमिंटन का जो फेडरेशन, ये फेडरेशन बनाया गया, ये 1934 में बनाया गया, 1934 में इसको बनाया गया। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट मैं आपको और दूंगा। अब मेरे बच्चों यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं और बहुत मेरे प्यारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और गलत इसलिए होते हैं कि उनका उस पॉइंट से मतलब नहीं होता। बुक में भी वो बच्चे कम पढ़ पाते हैं और याद नहीं हो पाते हैं। जैसे मैंने पूछा, 3 फसल होती है, एक तो रबी की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है, एक मेरे पैचो खरीफ की फसल होती है, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल, एक जायद की फसल। तो मेरे पैचो इसमें सिर्फ आपको बताना है ये जो रबी की फसल है ये कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने ये तीनों यहाँ पर लिख दिया है, बट थोड़ा स्पेस की वजह से दोनों को पहले मैं यहाँ पर रब करता हूँ और सिर्फ रबी की फसल पर हमें लिखना है। रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? तब मेरे प्यारे बच्चों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। अब इसके आप उदाहरण बताओगे कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें और बताएं रबी की फसल में कौन कौन सी फसलों को रखा गया है। तो लिखिए गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। लिखिए आप गेहूं,
गेहूं जौ चना चना मटर मटर आलू आलू सरसों। मेरे प्यारे ये अच्छे कंटेंट के साथ आप लिख सकते हो। आप आदि और भी होती हैं, बट आपके अगर ये भी याद है तो आप लॉजिकल भी अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। ज्यादातर मोस्टली इनमें से ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। लिखिए आप नेक्स्ट इसी में अच्छे कंटेंट के साथ आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। एक अच्छे कंटेंट के साथ थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें। थोड़ी एक्सप्रेस क्लास है तो ज्यादा एक्सप्रेस के साथ ही थोड़ी चलती है। अभी मैंने आपसे बोल दिया है कि कंटेंट क्लास भी आपके लिए लेकर आऊंगा। एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीका से आपको कराऊंगा और बहुत स्लो तरीका से कराऊंगा, तो अच्छे से नोट्स बना लेना मेरे प्यारे बच्चों। आप कहीं पर भी दूर दराज में आप बैठे हुए हो, आप सेंटर ऑफलाइन क्लास में आप नहीं आ पाते, आप ऑफलाइन क्लास से आप बहुत दूर वंचित रह जाते हो, आप नहीं आ पाते, काफी दूर हो आप, तो आप यूट्यूब पर भी मेरी क्लास को पढ़ सकते हो। आप अगर नियर में हो तो ऑफलाइन क्लास कर सकते हो आप, अगर नहीं हो दूर दराज में आप बैठे हुए आप तो मेरे प्यारे बच्चों आप यूट्यूब पर मेरी क्लास को कीजिए। आप एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको क्लास दी जा रही है। देखिए आप खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल मेरे प्याचो जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और आपका अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल के आप उदाहरण बता सकते हैं। आप खरीफ की फसल में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? चावल ज्वार बाजरा, लगाइए आप चावल ज्वार बाजरा, चावल मूंगफली मक्का आदि। तो ये मेरे प्यारे आपकी कौन सी फसलों में आती है? खरीफ की फसलों में आती है। अब आपकी बची जायद की फसल। जायद की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? एक अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे आगे बढ़िए। आप एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेस क्लास है और विविध एक्सप्रेस की क्लास दिशा एकेडमी दादी चैनल से आप करते हो आप, तो क्लास के साथ लास्ट तक बने रहना आप। देखिए आप मेरे प्यारे जायद की फसल कब बोई जाती है? जायद की फसल मेरे प्यारे बता सकते हैं आप। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जून जुलाई में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जून जुलाई में काट ली जाती है जायद की फसल। और जायद की फसल के उदाहरण आप बता सकते हैं आप। तो मेरे प्यारे इसके उदाहरण है तरबूज खरबूज, ककड़ी खीरा अन्य सब्जियां। लिखिए आप तरबूज खरबूज, लिखिए आप तरबूज खरबूज, यही ऑप्शन में आ जाते हैं। तरबूज खरबूज ककड़ी खीरा। तब मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आदि लिखकर आप इसे छोड़ सकते हो आप। अगर आपने इन फसलों में तीनों में डिफरेंस कर लिया कौन सी फसल है, तब मेरे प्यारे एक ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज हमने ऑफलाइन में आज वीकली टेस्ट होता है, सैटरडे में टेस्ट लिया तो रबी की फसल का एक ऐसा क्वेश्चन रखा। तो किसी मेरे बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें ये पता नहीं कि चना कब बोया जाता है, मटर कब बोई जा रही है और गेहूं कब बोए जा रहे हैं, ऐसे बच्चे भी क्लास के अंदर आते हैं। तो मेरे प्यारे आप जिनका फसलों से मतलब नहीं होता है, रबी खरीफ में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो आज हमने ऑफलाइन क्लास में वीकली जो टेस्ट होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन रखा तो कुछ बच्चों को ऐसे डाउट हुआ, तो इसलिए मैंने एक्सप्रेस की क्लास में आपके सामने रख दिया है। तो मेरे प्यारे अपने इस पॉइंट को, इस कंटेंट को आप क्लियर करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बच्चों विविध एक्सप्रेस की क्लास हमेशा ही इसका टाइम 8:30 ही रहेगा, इसका टाइम कभी बदलेगा नहीं। और जो कंटेंट प्रॉपर क्लास लेकर आऊंगा उसका टाइम अलग रहेगा। एक्सप्रेस क्लास आपको 8:30 बजे महकार भाटी के द्वारा हमेशा मिलती रहेगी। आप क्लास के साथ बने रहें, क्लास को हमेशा तक लास्ट तक वॉच करते रहें, एक एक कंटेंट के साथ आगे बढ़ते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को आप, इस चैनल को आप, दिशा एकेडमी दादरी जो चैनल है ये मेरा अपना चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने जितने भी आप के सगे संबंधी हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ये आपका भी अधिकार बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका फर्ज है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों में सब्सक्राइब कराएं और क्लास के बारे में बताएं कि रात में 8:30 बजे महकार भाटी की जो क्लास आती है ये सफिशिएंट क्लास है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।